नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा चाइना के बारे में और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा वो लगा होगा, उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। चाइना के बारे में काफी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिली होगी, लाभ जरूर मिल रहा होगा आपको इन सब चीजों का। जो मैं आपको वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा हूँ, 8 सार्क कंट्रीज, 10 आसियान कंट्रीज और उसके बाद में कल चाइना की बहुत ही शानदार वाली क्लास रही अपनी। और आज हम चाइना के बिल्कुल नीचे की तरफ साउथ ईस्ट में जो दो देश हैं, कोरिया आप देख रहे होंगे, ये कोरिया प्रायद्वीप है और इसके दो देश हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्यादा तो खैर इनमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझने का है कि ये दोनों देश क्या एक ही थे या फिर बाद में अलग हुए, क्या है इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आप लोग, ये जो आपके तीन सागर, ये येलो सागर मैंने चीन में बताया था, ठीक है, और ऊपर इसके आ जाता है रूस और इसके नीचे इधर की तरफ जापान आ जाता है और बीच में ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में रेखा गुजर रही है ना, यही इन दोनों को अलग करती है। एक ये रेखा है, इसका नाम है 38 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी रेखा? 38 डिग्री समानांतर रेखा। ये रेखा दोनों देशों को क्या करती है? ये अलग करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है आपके प्योंगयांग और साउथ कोरिया की जो राजधानी वो है सियोल। देखिए दोस्तों, जब शीत युद्ध की बात करूं तो शीत युद्ध में क्या होता है, कोई देश यानी कि रूस और अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ करके आपस में क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्रों को लड़वाते हैं और अपना अपना लाभ साधते हैं। बस यही इसी क्रम में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जन्म हुआ है, इस शीत युद्ध के कारण ही। ये जो नॉर्थ कोरिया है इसको सपोर्ट कर दिया रूस ने, जबकि साउथ कोरिया को सपोर्ट कर दिया अमेरिका ने। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, सॉरी, रूस ने क्या किया, इस वाले भाग को, उत्तरी कोरिया को क्या कर दिया, हथियार दे दिए, बोले इधर वालों को जो है साउथ कोरिया को मारना शुरू करो। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया ने कब्जा कर लिया इस कोरिया प्रायद्वीप पर, तो साउथ कोरिया भी नहीं था, कंप्लीट कब्जा कर लिया। बाद में अमेरिका जगा और अमेरिका ने क्या किया, इसको हथियार देने शुरू किए और इसको हथियार देने से क्या हुआ, इसने नॉर्थ कोरिया को कूचना शुरू किया, मारना शुरू किया और बाद में बीच में एक रेखा से क्या हो गए, दोनों अलग हो गए। ऊपर प्यांगयोंग राजधानी नॉर्थ कोरिया की, नीचे सियोल राजधानी साउथ कोरिया की। और यहाँ पर जो आप लोगों को पता है ना, किम जोंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनके जो पूर्वज है उन्हीं की तानाशाही चल रही है। बेटा ये जो है नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा खतरनाक देश पड़ता है, क्योंकि ये परमाणु बम संपन्न देश है। इसको पाकिस्तान ने बेचा था भैया परमाणु, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया है इसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ये जो साउथ कोरिया है ये टेक्निक के मामले में, तकनीक और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत ही ज्यादा एडवांस है, यानी कि ये एक डेवलप कंट्री है। साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री है, जबकि नॉर्थ कोरिया डेवलप नहीं है बल्कि डेवलपिंग है। ये एक विकासशील देश है नॉर्थ कोरिया, जबकि ये जो साउथ कोरिया है वो विकसित देशों में आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं की है, आप लोगों को भी बताऊंगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया डेवलपिंग है, यहाँ गरीबी का बहुत बुरा हाल है, यहाँ सारी समस्याएं रहती है, जबकि इसके पास में क्या है, परमाणु बम है। साउथ कोरिया के पास में परमाणु बम यानी कि ये हथियार नहीं है, ठीक है। तो ये एक खास बात है। तो ये जब नॉर्थ कोरिया, अच्छा इसको अब सपोर्ट करता है चाइना, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन करता है? चाइना, ठीक है। तो अमेरिका से ये नहीं डरता है और अमेरिका को हमेशा एक ही धमकी देता है, परमाणु बम फोड़ देने की, ठीक है। तो अमेरिका को बड़ा कंट्रोल लगता है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सैमसंग, हुंडई, ये सब यहीं की कंपनियां हैं। सैमसंग हो गया आपका, हुंडई हो गया, कारें आती है ना हुंडई की, ये सब साउथ कोरिया की कंपनियां हैं। तो बहुत टेक्निक के मामले में एडवांस है, डेवलप्ड कंट्री है। इसको सुरक्षा अमेरिका देता है, जबकि इसको सुरक्षा चीन और रूस देते हैं। पहले रूस देता था, अभी वर्तमान में इसको सुरक्षा कौन देता है?
चीन देता है, ठीक है, और इसके पास में परमाणु बम है। तो मतलब अगर परमाणु बम संपन्न देश की बात करेंगे तो किसके पास में है, आपके उत्तरी कोरिया के पास में है, जबकि दक्षिणी कोरिया के पास में परमाणु बम संपन्न परमाणु बम तो नहीं है, परंतु यह एक डेवलप्ड कंट्री है, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में एडवांस काम कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इधर की तरफ देखेंगे अपन, वर्ल्ड मैप में देखो एक बार, इधर कुछ देश है वो काफी डेवलप्ड है। देखो ये नॉर्थ कोरिया और ये रेखा इनमें आगे बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा, और ये साउथ कोरिया, इसी के पास में यहां पर ये है आपका जापान है, ठीक है। अब देखिए, एक तो जैसे कि साउथ कोरिया हो गई यहाँ पे, इधर की तरफ आपके चीन के अंदर हो जाएगा आपका हांगकांग, हांगकांग के बाद में इधर की तरफ अपन थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इधर आपके ये जो आया था बैंकॉक, और एक आपके इधर नीचे जो आया था कौन सा था वो जो, ये बिल्कुल सिंगापुर, जैसे कि देखिए सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, और ऊपर जो रह गए आपके कौन से वाले, अभी मैंने बताया साउथ कोरिया, ये बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो ये कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए हमारा जो अगला देश है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल ईस्ट में मिलेगा एक देश जिसका नाम है जापान। उम्मीद करता हूं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इतना कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर दोनों को अलग कौन सी रेखा करती है, 38 डिग्री समानांतर रेखा करती है। दक्षिणी चीन जो है दक्षिण पूर्वी चीन की तरफ स्थित है, उत्तरी कोरिया को चाइना सपोर्ट करता है, रूस सपोर्ट करता है, जबकि दक्षिणी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है, और ये जापान सागर है यहाँ पर। तो ये जापान जो है ये भी द्वीपों का समूह है, ठीक है, इस तरीके से द्वीप है इसमें। तो जापान के बारे में अपन बात करते हैं अब, जापान, ओके बेटा। देखिए जापान को लेते हैं अपन नक्शे में। वैसे तो देखो सबसे पूरब के अंदर जो देश दिख रहा है आपको वो कौन सा देश दिख रहा है, जापान ही दिख रहा है क्या, प्रशांत महासागर में इधर की तरफ। तो ये क्या है कि सूर्य पूरब से उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सुना होगा आप लोगों ने, इंग्लिश की आपकी एक लाइन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये जो ईस्ट में बिल्कुल जो देश पड़ता है वो जापान पड़ जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होता है, इसलिए जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, ठीक है। उगते सूरज का देश किसको कहेंगे, जापान को कहेंगे, लेकिन डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहेंगे। याद रखना, उगते सूरज का देश जापान को कहेंगे, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहेंगे, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं जापान के नक्शे में। ये देखिए जापान द्वीपों का समूह दिखाई दे रहा है आपको, गुड। तो इसमें आपको एक द्वीप तो ये दिख रहा होगा, एक द्वीप आपको ये बड़ा वाला द्वीप दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पर इसकी मेनली पॉपुलेशन निवास करती है। तो मेन जो द्वीप है इसका ये वाला ही द्वीप है, इसके बारे में देखेंगे। पहले तो आप देखो कि इसमें लगभग 3500 के समथिंग द्वीप है, लगभग 3500 द्वीपों वाला देश है जापान, ठीक है। इसमें ऊपर देखेंगे अगर अपन तो यहां पर आ जाता है होकाइडो, होकाइडो, ये वाला जो द्वीप है इसको बोलेंगे होकाइडो, ठीक है। और ये वाला जो द्वीप आएगा बड़ा वाला, इसको बोलते हैं होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप, होन्शु द्वीप। होन्शु में ही इस जापान की राजधानी देखने को मिलेगी, टोक्यो। होन्शु में ही जापान की राजधानी क्या देखने को मिलेगी, टोक्यो। तो जापान की राजधानी कौन है, टोक्यो, जो कि कौन से द्वीप पर है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। जापान की राजधानी टोक्यो जापान के किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप, होकाइडो द्वीप, या फिर इधर क्यूशु द्वीप, ठीक है। तो कौन से, तो ये क्यूशु द्वीप आएगा इधर की तरफ, ये क्यूशु द्वीप है, ठीक है। इस क्यूशु द्वीप पर ही आपके नागासाकी है, और होन्शु द्वीप पर आपके क्या मिल जाएगा, हिरोशिमा, हिरोशिमा नागासाकी, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। तो टोक्यो समझ में आ गया, टोक्यो कहाँ की राजधानी, जापान की राजधानी है।
जो कि होन्शु द्वीप पर है। तो मेनली इसके जो द्वीप हैं वो एक तो ये आ जाएगा, एक ये वाला द्वीप आ जाएगा और एक ये द्वीप आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बड़ा थोड़ा सा कर दो इसको, ये वाला द्वीप। तो तीन तो बड़े द्वीप हैं इसके, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पर आपको एक जगह दिख रही होगी ओसाका, यहां पर एक स्थान है ओसाका। ओसाका यहाँ का एक शहर है ओसाका, जिसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कल, मैं बता रहा था आपको शंघाई के बारे में बता रहा था, शंघाई जो था आपका किसका, चाइना का था ना मैनचेस्टर, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे भारत का मैनचेस्टर कौन है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, और मुख्य जो मैनचेस्टर है, ओरिजिनल मैनचेस्टर, वो ब्रिटेन में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वस्त्र नगरी के रूप में इसको जाना जाता है ओसाका को, यहाँ का मेन शहर है। इधर की तरफ चलेंगे, इसके पूर्व में तो देखेंगे योकोहामा, योकोहामा ये एक शहर है, योकोहामा टोक्यो के जस्ट नीचे, जो कि इसका महत्वपूर्ण शहर है। थोड़ा और देखेंगे अपन इसके बारे में, तो यहां पर एक शहर पड़ता है इसका क्योटो, क्योटो। क्योटो इस जापान की सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे हम भारत की बात करें तो एक तरीके से कह सकते हैं बनारस को कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर घाट वगैरह और हमारी जो धार्मिक आस्था वगैरह वो सब चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। तो क्योटो के अंदर यहाँ पर धर्म वगैरह जो बौद्ध धर्म है यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सांस्कृतिक इसकी राजधानी क्योटो को कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं, ये जो जापान है, जापान के अंदर एक और शहर यहां पर आ जाएगा शिकोकू, शिकोकू यहां पर आ जाएगा। ये क्यूशू द्वीप है, क्यूशू, क्यूशू द्वीप, ओके बेटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर थे, कुछ द्वीप थे। अब बात करते हैं जापान जो है किस प्रकार का देश है। जापान जो है काम पर ज्यादा फोकस करता है, बाकी मनोरंजन के साधनों पर कम फोकस करता है। और काम 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 यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन से काम करते हुए क्या हुआ, धीरे धीरे तकनीक तो संपन्न तो हो गया, बहुत अच्छे से तकनीक संपन्न राष्ट्र है ये, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। और ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देता है जनता को। जैसे कि हमारे दो की पॉलिसी हम अपनाते हैं ना, ये फुल छूट देते हैं, भैया कैसे भी करके पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। उसके लिए अपने डॉक्टर्स की टीमों को इन्होंने बुलाया कि भैया पॉपुलेशन जो है कम हो रही है, इसको इम्प्रूव करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा देखो, कुछ वैक्सीन वगैरह बनाओ, ताकि किसी के भी बांझपन वाली यानी कि इनफर्टिलिटी वाली कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ के डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने अच्छी टीम बना करके काम करना शुरू किया, औषधियां बनाई, और आज ऐसी ऐसी वैक्सीन और ऐसी ऐसी दवाइयां ये लोग बनाते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी से लड़ती है वो दवाइयां, ठीक है। और पूरे विश्व को, जापान तो यूज करता ही है, पूरा विश्व इनफर्टिलिटी से संबंधित दवाइयां जो है जापान से क्या करता है, आयात करता है। मतलब इसमें भी इसने क्या कर दिया, इसने भी आपदा में अवसर ढूंढ लिया और ऐसी दवाइयां ये बेचता है। इसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा ऑयल वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करता हो, है ना। तो वो सब चीजें जापान करता है। इसके बाद में देखो एक और चीज आती है यहाँ के जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, वो भी बहुत एडवांस हैं। अपन लोग सुबह उठते ही चाय पानी ढूंढते हैं, यहाँ के मजदूर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने औजार हथियार वगैरह ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए काम सर्वोपरि है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा महंगा है, तो दो बच्चे हैं तो उनमें से एक को पढ़ाएंगे, एक को स्किल सिखाएंगे, ठीक है, ताकि पढ़ाई पर ज्यादा जो है, ज्यादा जो खर्चा होता है, पढ़ाई महंगी है तो उसको क्या कर सके, ये मैनेज कर सके। मैनेजमेंट सिस्टम है थोड़ा सा इन लोगों का, ठीक है। तो एक को स्किल देंगे, एक को पढ़ाएंगे। इसके अलावा देखो यहाँ के लोगों के अंदर एक और अच्छी मेंटेलिटी समझ में आती है जो भारत में नहीं है। यहाँ का आदमी रिटायर होने के बाद में क्या करता है, अपनी जो पेंशन मिलती है उस पेंशन को या तो क्या कर देगा, सरकार को किसी ट्रस्ट वगैरह को दान कर देता है, या फिर क्या करता है, उससे बिजनेस स्टार्ट करता है। इससे क्या होगा, इससे जो जमा पूंजी जो जमा हो जाती है, जैसे कि भारत में क्या होता है, जैसे कि किसी को पेंशन मिली 1 करोड़ 2 करोड़ और वो बस जमा ही है, उसके बाद में वो जमा है, उसका सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, तो अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो भारत में तो क्या होता है, जमाखोरी ज्यादा है। जापान क्या करता है, जमाखोरी नहीं करता है, बल्कि उसका सर्कुलेट करता है उस पैसे को, ठीक है। तो यहाँ का जो व्यक्ति है वो जो रिटायर होता है तो वह तो व्यापार में लगा देता है,
या फिर सरकार को क्या कर देता है, दान कर देता है, जिससे जमाखोरी वाली दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, जापान के उत्तर में देखेंगे तो यहां पर एक क्यूरियल द्वीप समूह आएगा। कौन सा द्वीप आएगा, क्यूरियल, देखो दूसरे नक्शे में बताता हूं। क्यूरियल द्वीप से पहले पहले आप ये देखिए, दोनों के बीच में आप देखो, ये जो होकाइडो है, ये होकाइडो द्वीप दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला होकाइडो द्वीप, और नीचे का तरफ कौन सा द्वीप है, ये होन्शु द्वीप। कौन सा, होन्शु द्वीप। आपने देखा यहां पर दोनों के बीच में गैप है, ये गैप है ना, ठीक है, इसे बोलते हैं सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि, सुगारू जल संधि। बेटा जब दो द्वीपों के बीच में से कोई जलमार्ग रहता है ना, जल वाला भाग रहता है, जलमार्ग रहता है, उसे बोलते हैं जल संधि। और अगर ये भाग बड़ा होता है, इसे तो जल संधि बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाता है तो इस बड़े को कहते हैं चैनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, चैनल। छोटे को तो बोलेंगे जल संधि या स्ट्रेट, और बड़े को बोलते हैं चैनल। तो यहां पर सुगारू स्ट्रेट है। देखो दोनों के दोनों द्वीप वैसे तो अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जापान ने क्या किया, यहां से और इसको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाने के बजाय क्या कर दिया, समुद्र के अंदर से ही सुरंग बना करके और यहां पर ट्रेन चला दी। कौन सी ट्रेन चला दी, बुलेट ट्रेन चला दी। इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी चलाता है अपना जापान, ठीक है। बुलेट ट्रेन चालू कर दी किसने, यहां होन्शु द्वीप से और आपके कौन से द्वीप तक को कनेक्ट करने के लिए, होकाइडो द्वीप को कनेक्ट करने के लिए बीच में से क्या निकाल दिया, जल सुरंग खोद कर, जल सुरंग बना करके और बुलेट ट्रेन चला दी। जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये देखिए, समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन है भाई। ये भाई ये जितना आपको दिख रहा है ना आसान, उतना आसान काम है नहीं। ये सारा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से इसने समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन चला दी। ये अपने आप में एक अजूबा है, ठीक है। एक तो बुलेट ट्रेन जापान की देन है, जो कि सबसे तेज चलती है। ऊपर से बुलेट ट्रेन तो चल रही है, लेकिन वो भी अगर समुद्र में चले तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, ठीक है। तो जापान किस कदर टेक्नोलॉजी में आगे है, यह आपको एक सामने एक उदाहरण मैंने दिया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या कर दिया इसने, दोनों के बीच में क्या कर दिया बेटा, एक ट्रेन चला दी, बुलेट ट्रेन चला दी। ये कौन सी जल संधि है, सुगारू जल संधि। किस किस के बीच में है, यहां पे आपके होन्शु द्वीप और होक्काइडो के बीच में। अब देखो यहां पर क्या है, इस वाले द्वीप पर एक रेलवे स्टेशन था, उसको बंद करने के लिए सरकार ने आदेश दिए। लेकिन क्योंकि उसमें क्या था कि एक ही सवारी रोज आती जाती थी, वहां पर क्या था, एक ही केवल एक पैसेंजर आता जाता था। चेक किया गया अरे कौन है, कि एक ही पैसेंजर रोज आता जाता है, एक सवारी आती जाती है रोज, ये कौन है और क्या है। और ये रेलवे स्टेशन फालतू है, क्योंकि लाइट भी जलती है, ट्रेनें भी आएगी, रुके भी, बहुत सारी चीजें होती है रेलवे स्टेशन। अगर उस पे पैसेंजर्स ही नहीं आ रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से इसको बंद करने का क्या किया गया, ऑर्डर सरकार का जारी किया गया। लेकिन पता चला कि जो लड़की जाती है, इससे पूछा गया कि भैया आप अकेले रोजाना इस पे आते हो, क्या सीन है। तो ये बोलती है इसकी कॉलेज है, यहाँ पर इसकी कॉलेज है, ये सिर्फ अपनी एजुकेशन करने आ रही है, ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो अपनी ग्रेजुएशन इसकी इसकी चल रही थी यहाँ पर, तो इस वजह से ये डेली अप डाउन करती है और इसी ट्रेन से करती है। सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया, सिर्फ ये संदेश देने के लिए एजुकेशन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चाहती ना सरकार तो क्या कर सकती, इसके पर्सनल के लिए एक कोई से भी सरकार की तरफ से कैब टैक्सी कुछ भी दे सकती थी इसको, कि ठीक है लो सरकार की तरफ से आप टैक्सी लो, कोई भी हेल्प दे सकती थी। लेकिन एक मैसेज दिया जापान ने
कि भैया एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये बोला गया जब तक इस लड़की की एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती है ये रेलवे स्टेशन बंद नहीं होगा। देखिए कितनी उम्दा कितनी बढ़िया सोच का है आपका जापान जो है। समझ में आई बात कि एक लड़की के लिए एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया है, रेलवे स्टेशन बंद नहीं किया। कितना बड़ा भार वहन किया होगा इसने पैसे का, ये भी सोचने वाली बात है। अब मैं बात कर रहा था आपके क्यूशियन द्वीप समूह की। ऊपर जो है एक विवादित द्वीप है आपके, कहां पर, क्यूशियन। इसमें नहीं दिख रहा है इस मैप में, मैं आपको दिखाता हूं दूसरे मैप में, ठीक है बेटो। ये आपका जापान है ही। देखिए बेटो यहां पर ये दिख रहा है आप लोगों को, ये आइलैंड है छोटा सा, ये इधर की तरफ, ठीक है। इस पर ये देखो, ये रूस आ गया इधर, इस पर ये भी रूस का ही है। ये रूस जो है इस पे क्या करता है, अपना अधिकार करना चाहता है, लेकिन ये है किसका, जापान का। ये किसका है, जापान का है, लेकिन रूस क्या करना चाहता है, इस पे कब्जा करना चाहता है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों में विवाद हो गया भयंकर वाला, ठीक है। किस किस में, रूस में और जापान में। तो 1905 में क्या हुआ, 1905 में रूस इस पर कब्जा करने के लिए क्या करता है, अपनी आर्मी भेजता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर जो है ये सिर्फ क्या कर सकता है, जनरल आर्मी, नॉर्मली आर्मी वगैरह भेज सकता है, यहां जहाज नहीं भेज सकता है, क्योंकि यहां पर ये वाला जो भाग है ना, इस पर बर्फ जमती है। यहां पर क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो इस वाले भाग में क्या है, जहाजों का आवागमन नहीं हो सकता है। तो इस क्यूशियन द्वीप समूह को, कौन सा द्वीप, क्यूशियन द्वीप को, ये आइलैंड ग्रुप है क्यूशियन, इसको कब्जा करने के लिए 1905 में जापान ने, सॉरी, रूस ने क्या किया, जापान पर अधिकार, जापान पर अटैक करने के लिए क्या किया, दूसरा समुद्री मार्ग अपनाया जो कि अटलांटिक महासागर होते हुए आएगा। और इसने अपनी बाल्टिक फ्लीट, बड़ी नौसेना है बाल्टिक फ्लीट किसकी, रूस की, बाल्टिक फ्लीट को रवाना किया इस वाले रूट से, जो किधर से होते हुए आएगा, ऊपर ब्रिटेन के ऊपर से होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए इधर से हिंद महासागर की तरफ से आकर के अटैक करेगा किस पर, जापान पर। किसने किया, ये रूस ने किया। देखो दूसरे नक्शे में दिखाता हूं और भी बढ़िया आप लोगों को। देखो कितने हद तक जा सकता है कोई देश किसी पर कब्जा करने के लिए, आप खुद देखेंगे कितनी बड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहां पर चूंकि ये देखिए, ये है आपका क्यूरियल 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 द्वीप समूह, ये पूरा का पूरा दिख गया आपको, नहीं भी दिख रहा है तो मैंने हाईलाइट किया है, यहां पर क्यूरियल द्वीप समूह है। रूस इस पर अपना अधिकार करना चाहता है, जबकि है किसका, ये जापान का है। तो इधर से क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समुद्र जमा हुआ है, यहाँ से जहाज नहीं आ सकते। तो इसने अपना बाल्टिक जो है फ्लीट भेजी यहां से। यहाँ पर कुछ जो है ब्रिटेन के जहाज क्या कर रहे थे, ब्रिटेन के जहाज कुछ अभ्यास कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। और जो बाल्टिक, ये जो बाल्टिक फ्लीट थी, इसको ऐसी कोई सूचना लग गई या फिर इसको ऐसा आभास हुआ कि यहां पर जो है, जो जहाज हैं ब्रिटेन के, जो अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, तो उसको लगा कि जापान के जहाज है, और उसने जो है ब्रिटेन के जहाजों को खत्म कर दिया यहाँ पर बाल्टिक फ्लीट ने, ठीक है। और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो ब्रिटेन के हैं। तब रूस क्या करता है, ब्रिटेन से माफी मांगता है। लेकिन आपको भी पता है, इधर गाल पे थप्पड़ मारने के बाद मेरे फिर अपन सॉरी बोलते किसी को, तो ये कोई बात थोड़े, एक तरीका थोड़े ना हुआ। तो क्या हुआ, इधर से ब्रिटेन ने क्या कर दिया, जापान को सूचना कर दी कि भाई क्या हो रहा है, जापान को क्या कर दी, सूचना कर दी, ये रहा जापान यहाँ पर, कि भाई आपके ऊपर अटैक करने के लिए बाल्टिक फ्लीट भेजी है रूस ने, जो कि अटलांटिक महासागर होते हुए और हिंद महासागर की तरफ से आपकी ओर आ रही है। तो जापान ने अपनी सेना भेज करके और हिंद महासागर में ही क्या कर दिया, इस बाल्टिक जो फ्लीट थी इसको कूच दिया, इसको खत्म कर दिया। और इस प्रकार से भैया रूस को इस युद्ध में हरा दिया जापान ने। तो देखो
इतना शक्तिशाली देश रूस, उसको एक जापान, एक छोटा सा देश है, छोटा सा द्वीपों का समूह है, उसने किस प्रकार से हराया। तो जापान की टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकते, इसकी सोच के ऊपर, इसके विजन को लेकर के कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आलसी देशों में से नहीं है, बहुत एक्टिव देश है। नाम भी उगते सूरज का देश है, तो भैया ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से भी ये उगते सूरज का देश है। और अगर हम देखें मोटिवेशन के हिसाब से तो वैसे भी ये उगते सूरज का देश ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपको क्यूरियल जो द्वीप समूह रह गया वो रूस के अधिकार में नहीं था, बाकी किसके अधिकार में था? जापान के अधिकार में था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और बात आप लोगों ने देखी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हो रहा था, जापान बड़े बड़े देशों के ऊपर हावी पड़ रहा था, जापान मतलब फुल फॉर्म में। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आपको मैंने बताया ही था, इधर की तरफ जापान ने क्या कर लिया था, इधर मंचूरियन वाला इलाका जो था चीन का, इस पर अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर दो दल थे, एक क्यूटी और एक आपका कौन सा सीपी। इन दोनों में जो लड़ाई हो रही थी, ये दोनों एक होकर के जापान से लड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी जापान को नहीं हरा पा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ने गड़बड़ कर दिया, और अमेरिका ने क्या कर दिया, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। तो ये वाली चीज भी आपके महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बेटो, जापान दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो ये बड़े बड़े देशों पर हावी हो रहा था, और अंत में क्या कर दिया अमेरिका ने बेटा, वो हिरोशिमा, हिरोशिमा है होन्शु द्वीप पर, यहां पर ये हिरोशिमा, इस जगह पर हिरोशिमा में 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को जो टेस्टिंग के लिए अमेरिका ने क्या क्या बम डाला था, मतलब अमेरिका बम बना करके तैयार करा था, और इस बम का नाम भी इसने दिया था लिटिल बॉय। क्या नाम दिया था? लिटिल बॉय जो था, इस बम का नाम था, जो 6 अगस्त को कहां डाला गया, जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा में जापान में जो बम डाला गया, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। नाम लिटिल बॉय था, काम भाई बहुत बड़ा था इसका। ठीक है, और क्या ही अभिक्रियाएं हुई जिसकी वजह से आज भी जापान को ये मान के चलो कि आज भी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्षत विक्षत शरीर पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होता है बॉडी में। ये इसी का परिणाम था परमाणु बम का। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय का परीक्षण करने के लिए इसने बम डाल दिया हिरोशिमा पे, जो कि बहुत ही बड़ी घटना थी इतिहास की। इसके बाद में एक और घटना कुछ ही दिन के बाद में, लगभग ज्यादा दिन नहीं लिए, और 3 दिन बाद में 9 अगस्त को क्या किया, जापान के ही एक स्थान नागासाकी में, यहां पर है आपके क्योशो द्वीप पर नागासाकी बेटा। ठीक है, यहां पर है नागासाकी, इस पर क्या कर दिया, बम डाल दिया, परमाणु बम। तो 9 अगस्त 1945 को एक बम डाला, परमाणु बम, जिसका नाम रखा गया फैट मैन। पहला बम जो डाला था हिरोशिमा पर, उसका नाम दिया गया लिटिल बॉय, और दूसरा बम जो डाला गया नागासाकी पर, उसका नाम दिया गया फैट मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो 2 बम डाले, एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। कहते हैं कि पहले ये जो बम था वो क्योटो पर डाला जाने वाला था, क्योटो नोगोया पे डाला जाने वाला था, लेकिन कोई खराब मौसम या फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम डाले गए थे। ठीक है, तो आज तक भी, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ ऐसी घटना हो गई हो तो उसके बाद में उसका जिंदगी भर तक रोना रोते रहे, नहीं, जापान नहीं रुका, और जापान आज भी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। क्यों? क्योंकि ये इसी का मातम अगर बना करके बैठा रहता तो आज बहुत पीछे चला जाता। ठीक है, लेकिन इसने, ठीक है, कैसे भी करके और अपनी टेक्नोलॉजी को बंद नहीं किया, जारी रखा, डेवलप करता रहा, और एक बहुत अच्छा विकसित देश आज जापान है। समझ में आई बात आपको? एक और देखिए, एक और चीज है,
सांस्कृतिक राजधानी मैंने इसकी क्योटो आपको बताई दी, एक घटना मैंने आपको टिकट वाली बताई दी, एक है फुकुशिमा। यहां पर एक जगह है बेटा फुकुशिमा, ये आखिरी घटना है जापान की, उसके बाद में जापान पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फुकुशिमा 2011 में एक बड़ा कांड होते होते बच गया, नहीं तो ये तीसरा कांड हो जाता। इसके साथ में हिरोशिमा नागासाकी के बाद में तीसरा बड़ा, बहुत बड़ा कांड हो जाता। कि फुकुशिमा में क्या था बेटा, इसका परमाणु बिजली घर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? इसका परमाणु बिजली घर बना रखा है फुकुशिमा में, और सुनामी लहर आई, और समुद्र लहरों में क्या हो गया, ये डूब गया, और डूबने की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट सर्किट हुआ। और ये जो घटना थी ये बहुत बड़ी विकराल हो सकती थी, पता नहीं किस प्रकार से बचे, नहीं तो बहुत मतलब क्या है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बच गया वो कैसे भी करके। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आपने जापान के अंदर देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, हिटाची कंपनी की बात करेंगे वो भी जापान की है, अपने जेसीबी जैसे है ना, उसी प्रकार से जेसीबी जैसे उपकरण वगैरह बनाती है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ओसाका है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। एक शहर टोयोटा है, ठीक है, टोयोटा, टोयोटा से ही तो टोयोटा की गाड़ी आई है, ये टोयोटा गाड़ी टोयोटा से है, ये जापान की है बेटा, वो टोयोटा कंपनी, ठीक है। और भी आप लोगों को बताऊं तो होंडा, सुजुकी, हिताची, जिसके एसी वगैरह आते हैं ना, बताया था जेसीबी भी आती है हिताची की, तो मशीनरी में काम आता है। एक होंडा की कंपनियां भी जापान की है, सुजुकी कंपनी भी जापान की है। तो सोचो कितना बड़ा नाम है इसका इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी कंपनियों का। तो ये अपने आप में जापान बहुत ही एक अच्छा देश है। अच्छा देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री, और बहुत टेक्निक वाला देश है, सोच बहुत उम्दा है। और ये वाली सोच हर राष्ट्र की अगर हो जाए तो कहना ही क्या फिर, तो ठीक है। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको जापान के अंदर आज बताई है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने जो मेन मेन शहर आप लोगों को बताए थे, एक तो वो देख लेना। दूसरी बात, इसका हिरोशिमा कौन से द्वीप पर है? हिरोशिमा आपके कौन से द्वीप पर है बेटा? बताओ कौन से द्वीप पर है? क्यूसो, क्यूसो द्वीप पर, क्यूसो द्वीप पर तो हिरोशिमा है। और नागासाकी कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ में आज के लिए काफी है। आज हमने उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान पढ़ा है। कल हम दूसरा देश, कोई मंगोलिया, कजाकिस्तान वगैरह पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मैं वीडियोस में देता रहूंगा। बस आप लोगों को करना है क्या? हाँ, वही काम, नाम रोशन करना है आपके गुरुजी का, आपकी सफल क्लासेस का, और आपके माता पिता का। और उसके लिए भैया हम मेहनत कर रहे हैं। एक और सूचना आप लोगों को दे देता हूं बेटा, सफल क्लासेस जो है आपका राजेश कोच से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, तिलक हॉस्पिटल से पहले, आगरा रोड पर। और ये जो नई जो बिल्डिंग है, यहाँ पर हमारे जो नए बैचेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बड़ी सारी तादाद में भर्तियां आई हुई है, एसएससी सीजीएल की भर्ती आई हुई है, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई है, और साथ ही साथ अभी सीएचएसएल वगैरह के सबके फॉर्म्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। नई नई भर्तियां आ रही है। राजस्थान में भी बहुत सारी भर्तियां हैं, 4th क्लास की भर्तियां हैं, हाईकोर्ट में 4th क्लास की भर्ती है, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। सारे बैचेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कम से कम फीस में आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप भी आगे बढ़ो, हमें भी आगे बढ़ाओ। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।